हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर, जो कि अपना चैप्टर है रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। इसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट हमने इसे पहले कंप्लीट कर लिया है। आप लोग यदि हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आ जाइए फिर से, आज हम इसके अंदर सीखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशंस, इनके प्रकार को हम जानेंगे आज इस वाले चैप्टर में, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वैसे हमने 9th क्लास में थोड़ा सा अध्ययन कर चुके हैं, और रासायनिक क्रिया के समय किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का जो परमाणु है दूसरे तत्व के परमाणु में बिल्कुल भी नहीं बदलता है। क्या नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं बदलता है। तत्व के परमाणुओं में नहीं बदलता। न तो परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, न तो मिश्रण से बाहर जाता है, न ही बदलता है, और न ही बाहर से मिश्रण में आता है, और न ही बाहर से किस में आता है? मिश्रण में आता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। टूटने और जुड़ने से ही नए पदार्थों का निर्माण होता है, बाहर नहीं निकलता है और मिलता नहीं है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्ययन 3 और 4 में करेंगे, ठीक है। अब तो पढ़ लेते हैं पहली जो अपनी विधि है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब है जुड़ना, तो मतलब जुड़ने की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? जुड़ने वाली अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जुड़ने वाली अभिक्रिया। चलिए तो इस जुड़ने वाली अभिक्रिया को सीखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? ऐसे अभिकारक जो 2 या 2 से ज्यादा हों और एक साथ मिलकर एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक। मतलब क्रियाकलाप करेंगे चौथा, 3 अब से पहले कर चुके हैं हम। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, भुजा हुआ चूना ले लीजिए, और क्या ले लीजिए? भुजा हुआ चूना ले लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, दिखाया गया है चित्र के अंदर। इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ, ताप को चेक करना है। अपने पास से बीकर है, ठीक है। बीकर में क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड लिया तथा थोड़ा सा बुझा हुआ चूना लिया है। फिर उसमें धीरे धीरे करके क्या डालना है? अपने को वाटर डालना है, पानी डालना है, ठीक है ना। अब जब वाटर डाला तो ये डेफिनेटली गर्म होगा, बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, या तो ऊष्मा सेपी होती है या फिर ऊष्मा शोषी। ये ऊष्मा सेपी मानी ऊष्मा छोड़ने वाली है, ऊष्मा को छोड़ेगी। तो यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने मानी कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अपन ने अपने घर के अंदर कली पोतते देखा होगा। कली पहले, आज से पहले जब एस टाइप का पेंट नहीं हुआ करता था, आजकल तो एस फैस पता नहीं कौन कौन से पेंट आ चुके हैं। पहले हम सभी जो घर है ना, घर मकान, उनको बाहर से अंदर से सफेद ही पोता करते थे, जिसे हम कली से ही बनाते थे। कली बोले तो चूना, ठीक है ना। चूना को बुझाकर उसके अंदर से पेस्ट बनाकर उसे पोता करते थे। वही आजकल सब लोग एस का यूज करते हैं, जो कि ये शरीर को क्या बोलते हैं ना, अपने जो घर है इसको अच्छा तो दिखाता है, लेकिन ये इसके लिए लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चूना है, जो कली है, वो चूने से बनती है, और चूना घर को ठंडा रखता है, ठीक है ना। घर को ठंडा रखता है, सर्दियों के अंदर गर्म रखता है, गर्मियों में ठंडा रखता है।
अब ये तो उल्टा मामला होगा, यहाँ गर्मियों में तो भाई साहब गर्म रहता है और सर्दियों में ठंडा रहता है ये पैंट, ठीक है ना। तो ये इसके नुकसान है। अब वही है यहाँ पे कि भाई हमने ये लिया, भुजा हुआ चूना लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, हाँ बिना भुजा मतलब बिना भुजा चूना ना, बिना भुजा चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिल गया। अब ये भुजा हुआ चूना बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना बन गया, पानी मिलाते ही बुझ जाता है। बुझने का मतलब है कि उसमें से ऊष्मा बाहर निकल जाती है और अच्छे से पक जाता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलिए, आप समझिए कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता था। मैंने आप लोगों को बता दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है, ठीक है, माने कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम क्या है? कार्बोनेट है। ये परत बना लेता है। अब ये किस किस का है? देखो, कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर है उसका भी यही है, और कैल्शियम का भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट भी यही है, ठीक है, और संगमरमर को भी यही कहते हैं। अब यदि वापस से अभिक्रिया करवाई जाए, ये है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें इसकी अभिक्रिया करवाई जाए कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कैल्शियम बन जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और इसमें से जल जो है ये उड़ जाता है। ये जल जो है क्या हो जाता है? उड़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जल कुछ मात्रा में होता है सफेदी के अंदर, वो उड़ जाता है, एक पतली परत बन जाती है। क्या बन जाती है? एक पतली परत बन जाती है। आगे बात समझ में? आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें। तो कोयले का है ये कोयले का दहन है, संयोजन अभिक्रिया में आता है कि अपन ने कार्बन लिया, कार्बन कोयले में कार्बन ही होता है, उसे मतलब उसको जलाएंगे, हम आग लगाएंगे, किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हुआ? संयोग हुआ, तो हमें कार्बन क्या मिला? डाइऑक्साइड। मानिए अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? इसमें संयोजन। 2 अभिकारक हैं और उत्पाद 1 है। ऐसी कंडीशन जब बनती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। आगे अपने पास वियोजन अभिक्रिया भी आएगी, तो इस वाले पार्ट में हम अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। दूसरा है, इधर दूसरा पार्ट और दे रखा है अपने को। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल है कि अपने पास हाइड्रोजन है और उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया तो क्या बनेगा? अपने पास जल का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? जल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। आगे अपने पास इसके अंदर थोड़ा सा और कुछ बोला है कि ऐसी अभिक्रिया इसमें ना ये वो नहीं कर पा रहा सही से, ये किसका दे रहा है? ये स्टेबल ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ से तो ये हो जाएगा कलर, और इसमें यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात आ रही है समझ में? आगे है अपने पास उसका पहला एग्जाम्पल भी दिया है। पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस।
प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है, CH4 दैट इज कॉल्ड मीथेन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसे जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण कुछ मात्रा में और ऊर्जा उत्पन्न होती है ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि हम आसानी से रोटी बना लेते हैं, जो कि अपने घर में काम आती है। ठीक है ना, कहाँ काम आ जाती है, अपने घर में काम आ जाती है। थोड़ा सा छोटा होगा ना, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं, दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से, छोटा भी दिख रहा है ना, नो इश्यू। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए यह अभिक्रिया भी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। आगे है कि श्वसन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। जब हम श्वास लेते हैं तो अंदर तो जाती है ऑक्सीजन ठंडी वाली, जैसे अभी बाहर कूलर चल रहा है इस रूम के अंदर, है ना, एसी तो नहीं लगा हुआ है अपने यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एसी बहुत ज़्यादा बिल खाता है। तो अपना जो कूलर है वो नॉर्मल है, छोटा वाला कूलर है, इस कमरे को आराम से ठंडा कर देता है। और अभी बहुत ठंडा, गर्मियों में भी अभी काफ़ी ठंडा कर रखा है इसको, है ना। दिन नहीं है, अभी रात में है, लगभग रात के कितने बजे हुए हैं, रात की अभी क्लास चल रही है 11:30 बजे, हाँ 11 बजे चल रही है, 11:30 बजे चल रही है क्लास, 11:05 हुआ है। तो काफ़ी ठंडा हो चुका है, दीवारें भी ठंडी हो चुकी है, तो ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही, मतलब हो ही नहीं रही गर्मी, तो सब कुछ ठंडा है। तो समझिएगा कि जब मैं श्वास ले रहा हूँ तो ठंडी हवा आ जा रही है, वापस छोड़ रहा हूँ तो थोड़ी सी नमी छोड़ती है, गर्म छोड़ती है, नमी के साथ साथ गर्मी भी होती है। तो ये भी जो श्वसन अभिक्रिया है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ऊष्मा का भी उसके साथ साथ बाहर निकलती है। ठीक है, अब और तरीका समझिए, और क्या है कि आपको पता है कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है ना। अगर मैं जीवित हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मतलब मेरे में एनर्जी है, मैंने खाना खाया है तभी मैं बोल पा रहा हूं। एनर्जी बदल रही है बोली में हो रहा ना, यहां पर भी तो कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो जीवन जीने के लिए भी भाई हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सब इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज होता है, और यही कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज, माने कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, एक ग्लूकोज प्राप्त होता है। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। इसका अध्ययन आप छठे चैप्टर में करेंगे। कौन से में करेंगे, छठे वाले चैप्टर में हम इसका अध्ययन आसानी से करेंगे भाई। आगे अगर हम यहाँ पे देखें कि ये अपने पास जो दिया गया है क्या है, ये है अपना ग्लूकोज C6H12O6। एक्वा का मतलब होता है जलीय विलयन, एक्वा एक्यू का मतलब जलीय विलयन है, जल में मिल जाता है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जल में विलीन ग्लूकोज है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। अगर हम इसके साथ 6 परमाणु ऑक्सीजन के मिला दें, इसके परमाणु ऑक्सीजन के 6 परमाणु इसके साथ संयोग करवा दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के तो 6 परमाणु मिलेंगे, जो कि हम श्वास से बाहर फेंक देते हैं। और ये मिलता है थोड़ा बहुत जल, 6 परमाणु ही तो जल के मिलते हैं, 6 परमाणु तो कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं, 6 परमाणु जल के मिलते हैं। और ऊर्जा मिलती है भाई साहब भरपूर, जिससे कि लाउड स्पीकर जैसे तो आवाज निकल रही है मेरी, मैं हाव भाव कर रहा हूँ, ऐसे वैसे चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ उसी एनर्जी से। ठीक है, ध्यान रहे ऑक्सीजन कितने परमाणु लेगा, 6 6 6 6, और इधर से भी केवल 1 परमाणु है इसका। तो ओके, आगे शाक सब्जियां माने जो वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया भी ऊष्मा सेपी है। ठीक है, जो कचरा है वो सड़ के उसका कंपोस्ट बन जाता है, तो वो भी कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा सेपी ही अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी। उसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है माय डियर, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी दीदी क्या कर रही है कि एक ये ले लिया है, यहाँ से बर्नर ले लिया है, और बर्नर में यहाँ पे कुछ डाल रखा है,
क्वथन नली में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल डाल रखा है, और क्वथन नली के खुले सिरे को आप अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें, है ना, अपनी पड़ोसी या अपनी ओर न करें, ठीक है, क्योंकि फेरस सल्फेट जो है उसमें से गंध निकलेगी, गंध सूंघनी पड़ेगी, है ना, बेकार से गंध आएगी उसमें। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम बोलते हैं विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। विघटन का मतलब होता टूटना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक हो और उत्पाद दो या दो से ज्यादा हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो एक हो और उत्पाद दो या दो से ज्यादा हो, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया हम उसे कहेंगे। बात आ रही है समझ में? अब चलिए आगे कि वियोजन अभिक्रिया या फिर जो अपघटन अभिक्रिया है, ओ माय गॉड, ये कहाँ चला गया, है ना। वियोजन अभिक्रिया या फिर जो अपघटन अभिक्रिया है, थोड़ा सा प्रोसेस लेट कर रहा है ना, ठीक है, धीमे चल रहा है आज। इसका क्रियाकलाप लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि एक तो आपके पास क्या है, अभिकारक है और प्रोडक्ट काफी सारे हैं। प्रोडक्ट क्या है? काफी सारे हैं। मानी एक शुष्क क्वथन नली 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। एक शुष्क नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का अपने को क्रिस्टल लेना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। जो फेरस सल्फेट है उसका जो क्रिस्टल है उसके रंग को अपने को ध्यान रखना है। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। गर्म करने के पश्चात क्या करना है अपने को? जो क्रिस्टल है उसके लैंप को अपने को देखना है। उसके लैंप को क्या करना है? अपने को देखना है। What is happen? ये क्या हो गया बाबू? ये तो चक्रम पड़ गया। ये तो पूरा ही आ गया इसमें पूरा पेज दिखा दिया। अब ये चक्कर पड़ गया। अब ये ठीक हो नहीं रहा, कुछ तो करना पड़ेगा इसे। अरे भाई निकल जा। अब वापस से पहुंच गए भाई अपने। बाय मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। आगे चलिएगा। ठीक है, समझ में आ गया अपने को ये जो अभिक्रिया है ना, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। वियोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है पहला कि फेरस सल्फेट है अपने पास। फेरस सल्फेट एक अकेला ही है और यही अपना क्या है, यही अपना अभिकारक है, अभिकारक। और एक अभिकारक है वो टूट के देखो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। और क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। टूट के 1 2 3 उत्पादों में टूट गया, जबकि है कितना, अकेला। कितने में टूट गया? 3 में।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कौन सी वियोजन अभिक्रिया, अकेला था टूट के 3 टुकड़ों में हो गया, मतलब टूटा, तो टूटने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो अनेक हो और अभिकारक एक हो, या फिर हम कहें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो एक हो और उत्पाद अनेक हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मंजिल और आ गया अपने पास, लो, और ये है चूना पत्थर है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसे गर्म किया गया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बुझा हुआ क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना। और वो टूटा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा, अरे ये चूना बच जाएगा अपने पास। ठीक है, और यही किसका है, संगमरमर का भी यही सूत्र है, चाक का भी यही है, खड़िया का भी, चाक खड़िया जो होता है ना उसका यही सूत्र है। उसमें वियोजन प्रक्रिया एक अन्य उदाहरण है। आइए ले लेते हैं दूसरा, और है ना, चलो छोड़ो इसको, तो लेड है वो तो, नाइट्रेट का है, पढ़ी लेके इसे भी है कि अपने पास क्रियाकलाप छठा है कि एक क्वथन नली मान टेस्ट ट्यूब, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है और चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के पास रखना है या ऊपर रखना है। आप क्या देखते हैं, क्या कोई परिवर्तन हुआ उसमें, नोट कीजिए जो परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन हुआ उसे क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है ही आपका बर्नर, कहेंगे इसे स्पिरिट बर्नर या फिर गैस वाला बर्नर हो सकता है। लेड नाइट्रेट इसके अंदर टुकड़ा लिया है 2 ग्राम और इसको गर्म किया गया है। आप क्या देखेंगे कि आपने देखा कि जो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है ये, जो भूरे रंग का कलर निकल रहा है ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है कि अपने पास एक है लेड नाइट्रोजन, माने पीबी को लेड कहेंगे और ये नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, उसको गर्म किया गया तो किस में टूटा, वो लेड ऑक्साइड के अंदर टूट गया और यहाँ पे बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैस है ये, और ये ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, इसके अंदर टूट गया। मतलब एक अभिकारक था और उत्पाद जो है एक से ज्यादा अपने को मिले हैं, उत्पाद है जो अपने को एक से ज्यादा मिले हैं। एक से ज्यादा उत्पाद मिले हैं तो आपको पता है वियोजन अभिक्रिया, बोले तो अपघटन अभिक्रिया भी इसका दूसरा नाम है। क्रियाकलाप नंबर 7 आ गया अपने पास। क्रियाकलाप नंबर 7, ठीक है, इसमें क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि एक प्लास्टिक का मग लीजिए और इसकी तली में 2 छिद्र करके उस में रबर की डाट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, दिखाया गया है इसमें अपने को। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए और मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड डूब जाए। जल में तनु का मतलब होता है पतला, पतले का मतलब है लो कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन कम हो, लो हो, हाई कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं लो कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं कि देयर इज ए लो कंसंट्रेशन, नो मोर कंसंट्रेशन, ठीक है, ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं, लो कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं कि जहां कंसंट्रेशन लो हो, कम हो, ठीक है, मतलब प्योरिटी कम हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो, डिस्टिल वाटर की मात्रा ज्यादा हो। जल से भरी 2 आंशिक परखनलियां लीजिए, परखनलियों को दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। जब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दी जाए, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करें और इस उपकरण को क्या कर दे, थोड़ी देर छोड़ दें। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे और ये बुलबुले आंशिक
अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। जल को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। जल को क्या कर देते हैं? ये विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों प्रखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? दोनों जो प्रखनलियां है उनमें जो गैस का आयतन हुआ है क्या वो समान है? जब दोनों प्रखनलियां गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। क्या कर लीजिए? हटा लीजिए। जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनलियों के मुंह के ऊपर लाकर गैसों की जांच कीजिए। आगे है सावधानी भी बरतनी है कि इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। शिक्षक की उपस्थिति में ही करें, बिना शिक्षक की उपस्थिति में तो करना मत, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है, चक्कर पड़ सकता है। समझे ना? चक्कर पड़ सकता है, करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। खैर 6 वोल्ट की बैटरी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी दोनों प्रखनलियों में कौन सी गैस होगी? अरे हाइड्रोजन गैस होगी बाबू मेरे। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। जल में तो हाइड्रोजन ही निकलती है। और ऑक्सीजन, दोनों में से कोई से तो निकलेगी। आगे चलिए, आगे आपके पास क्रियाकलाप नंबर 8वां आ गया है कि चाइना डिस्क में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। क्या लेना है? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। क्या लेना है? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है अपने को। ज़्यादा नहीं, 2 ग्राम में काम पार हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर महंगा है बहुत, है कि नहीं? बहुत महंगा है। ये चाइना डिस्क है ऐसी, और इसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है। दूसर श्वेत रंग का जो है, श्वेत बोले तो सफेद जैसा, चमकदार चांदी जैसे कलर का, वो कैसा कलर का हो जाता है भाई साहब? दूसर कलर का हो जाता है। जो पेन चल रहा है ना वो दूसर कलर जैसा ही चल रहा है, तो ऐसा हो जाता है थोड़ा। प्रकार की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में विलयन वियोजन के कारण ऐसा होता है। ये सिल्वर क्लोराइड है, अकेला है कि नहीं? अकेला। इसको सूर्य का प्रकाश दिया, ये सिल्वर और क्लोराइड क्लोरीन गैस में टूट जाएगा, ये तो उड़ जाएगा, ये बच जाएगा, दूसरा रंग का मिलेगा। एक और है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। सूर्य का प्रकाश उसको देंगे तो ये हो जाएगा सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये श्वेत फोटोग्राफी में काम आता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हमारी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब ऊष्मा लेती है। जैसे यहाँ पे सूर्य की से ऊष्मा लेने की जरूरत पड़ी, तब जाकर वो पूरी जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हुई। क्या हुई? पूरी अभिक्रिया कंप्लीट हुई। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है अपघटन, टूटना। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप भी करें यदि आप लोग हैं तो। यहाँ ये भी वियोजन अभिक्रिया ही है। ऊष्मा सेपी अथवा ऊष्मा शोषी दोनों ही काम चलेंगे। यहाँ पे क्या कहा देखो, इसको समझ लो एक बार कि एक प्रखनली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए। क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से प्रखनली के निचले सिरे को छूइए। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या यह अभिक्रिया ऊष्मा सेपी है या ऊष्मा शोषी है? मतलब ऊष्मा छोड़ रही है, ऊष्मा छोड़ रही है तो गर्म हो जाएगी, ऊष्मा ले रही है तो फिर तो भाई साहब गर्म थोड़ी किया हमने,
हम तो हथेली से रगड़ेंगे तब जाके गर्म होगा वो। ये कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चनों के लिए हम अलग से सेशन लगाएंगे, वहां पे सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस बार इस सेशन में, ठीक है। आगे आ गए विस्थापन अभिक्रिया, है ना। विस्थापन अभिक्रिया वैसे एक तो नॉर्मल विस्थापन अभिक्रिया हो गई, एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सिंगल विस्थापन अभिक्रिया और हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये आपकी। आगे है लोहे की 3 कील लीजिए। कितनी कील लेनी है? 3 लेनी है और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए, क्योंकि उन पे जंग वगैरह नहीं होना चाहिए, रस्ट नहीं होना चाहिए। ए और बी से चिन्हित की हुई 2 प्रखनलियां लें लीजिए और प्रत्येक प्रखनली में 10 ग्राम कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दें। कॉपर सल्फेट का क्या डाल दें? विलयन। कॉपर सल्फेट का क्या डाल दें? विलयन डाल दें। दोनों कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक क्या करें? कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। जो दोनों कीले हैं उनको कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसको 20 मिनट तक लगभग क्या करके रखना है? डुबो के रखना है। 20 मिनट तक क्या करके रखना है? डुबो के रखना है। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। परखनली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए कि जो पहले नीला रंग था अब उसका क्या हाल हो चुका है, उसकी अपने को क्या करनी है? तुलना करनी है। कॉपर सल्फेट का विलयन डूबी हुई कीलों की तुलना बाहर रखी कील से करनी है, बाहर रखी कील से करनी है, ठीक है। अब देखिए कि कॉपर सल्फेट के अपने 3 कील ली थी। कितनी कील ली थी? 3 कील, और तीनों कीलों को अच्छे से साफ कर लिया था, मतलब उस पे से रस्ट हमने हटा दी थी, भूरे कलर की जो परत है वो हमने हटा दी थी, ठीक है। और 2 किलो को हमने क्या डाला था? कॉपर सल्फेट में डाल दिया था। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? नीला थोथा भी कहते हैं। इस वाले में डाला था, ओके। तो इसका काफी नीला रंग था। कौन सी कील को? इस साफ कील को, बढ़िया वाली कील को। लेकिन जब डालने के बाद थोड़ी देर बाद में अभिक्रिया देखी गई, अभिक्रिया बी देखी गई, तो उसके अंदर तो नीला तो भाई साहब थोड़ा थोड़ा भूरा हो चुका था। क्या हो चुका था? थोड़ा थोड़ा भूरा हो चुका था, नीला तो गायब हो चुका था उसमें से। इसका मतलब क्या हुआ कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, है ना। मतलब वहां तो भूरा नहीं था, वो तो साफ थी, क्लीन थी, लेकिन क्या हो गया? उसका रंग भूरा, उसका रंग भूरा हो गया। ये इसको भी, नीले को भी गायब कर दिया, ठीक है। और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग क्या हो गया? मलिन। मलिन का मतलब होगा मलिन पड़ गया, मतलब थोड़ा सा फीका पड़ गया। इस अभिक्रिया में क्या हुआ? इस अभिक्रिया में क्या हुआ जरा समझिएगा। इस अभिक्रिया में हुआ क्या? इस अभिक्रिया में क्या हुआ? इस अभिक्रिया में हुआ ये कि भाई जो फेरस था, फेरस मानी लोहे की कील फेरस की बनी होती है, लोहे को फेरस ही कहते हैं। तो लोहे की जो कील बनी हुई है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबोई गई, तो आपको पता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील जो पदार्थ है वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को रिप्लेसमेंट कर देता है, दैट मीन्स विस्थापित कर देता है। तो यहां पर हुआ यही कि ये जो फेरस है ये भाई साहब कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना है, इसलिए प्रकृति में शुद्ध अवस्था में मिल जाता है, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा अभिक्रियाशील है। कौन? फेरस, लोहा। तो भाई साहब कॉपर को विस्थापित करके कॉपर के साथ सल्फेट के साथ खुद मिल गया, बोले हट जाओ हम आ रहे हैं ठीक है। जब ये हट गया तो कौन जुड़ गया सल्फेट के साथ? फेरस। अब फेरस ही जुड़ गया तो भाई साहब कॉपर बाहर पड़ गया, बोले हमारी बस की बात नहीं है तुमसे लड़ने की, क्योंकि हमारी औकात कम है, ठीक है ना। किसने कहा? कॉपर ने। तो बोले तू ही जुड़ जा, तू बंडल ले मित्र, हम तो यूं ही घूम लेंगे। तो इसको क्या कर दिया गया? कॉपर को विस्थापित कर दिया गया। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और ये सिंगल विस्थापन अभिक्रिया थी, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहां पे केवल एक पदार्थ को विस्थापित किया गया। आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आएगी, जहां पर एक बार में ही 2-2 पदार्थों को विस्थापित किया जाएगा और 2-2 पदार्थ जाके जुड़ेंगे भी, ठीक है, ओके। यहां पर भी वही है, जिंक के साथ
उधर जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो ये भी कॉपर को विस्थापित कर देगा भाई साहब, तो ये जिंक सल्फेट हो गया और ये कॉपर अलग साइड में चला गया। यहाँ पर भी वही है, पीबी जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना, तो पीबी क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर क्लोराइड बना लेगा, लेड क्लोराइड बना लेगा। कॉपर क्लोराइड की जगह क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और वो चला जाएगा बाहर। ठीक है, अब आगे अपने पास आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी अपने पास, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब मैं आपको एक बात और समझाऊं, यहां से आप लोगों के समझ नहीं आए तो समझिएगा कि अपने पास है ना माय डियर, अपने पास एक तो ए पदार्थ है कोई, है ना, और एक ए, एक बी, ओ माय गॉड, इसको तो कटिंग करना पड़ेगा। हाँ, एक बी और सी पदार्थ है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भाई साहब ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है, या तो सी को या फिर बी को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। तो आगे अभिक्रिया के बाद क्या होगा कि भाई साहब ये बी तो चला जाएगा साइड में या सी चला जाएगा साइड में और ये आके जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा AC, AC हो जाएगा, AC के साथ मित्रता कर ली और बी की भाई साहब अलग से छुट्टी कर दी, और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां से बी को हटा के, या और उधर बी लिखना था, सी लिख दिया, सॉरी, है ना, यहां से बी को हटा के खुद जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ, ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है कि अगर कोई ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है तो कम अभिक्रियाशील पदार्थ की छुट्टी कर देता है, और जब छुट्टी कर देता है तो भाई साहब मैट्री अलग हो जाता है, मैट्री क्लोज हो जाता है क्या हो जाता है, मैट्री क्लोज कर दे रहा है इसका तो। ठीक है, चलें आगे। अभी पूरी देखो विस्थाप अभिक्रिया तो पूरी पढ़ेंगे आज, भले 12 बज जाए, नो इशू। अब आगे अपने पास क्रियाकलाप 10 हुआ है, थोड़ा इसको भी आगे इसका वही देख लेंगे, अभिक्रिया होगी अपने पास, है ना, इसकी यहाँ ये रही। ठीक है, उस क्रियाकलाप के अपने पास क्या है, अभिक्रिया है। इसको मैं समझा भी दूंगा, यहाँ पे एक और आ गया अपने पास, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है ना, कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है उसको भी मैं आपको बता दूंगा। अवक्षेपण अभिक्रिया देखो, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर उत्पाद तली में बैठ जाए, उत्पाद कहाँ बैठ जाए, तली में बैठ जाए, तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उत्पाद जो है कहाँ बैठ जाए, तो आप देखेंगे कि श्वेत रंग की एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, और इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण। मैं समझाता हूं आपको क्या है कि भाई साहब अभिक्रिया हुई, क्या हुई, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं, दिखाई नहीं दिया, आगे आएगा अवक्षेपण अभिक्रिया का, कुछ तो मिलेगा, थोड़ा बहुत तो चित्र देखने को मिल जाए बस अपने को, और कोई कुछ नहीं है, चित्र से ही समझा दूंगा मैं आपको। चलो छोड़ो, चलिए देखिए, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे है अपना सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, अब यहाँ से ये एक तो है बेरियम, एक है सोडियम। हम जानते हैं कि सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, बेरियम कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद में सोडियम आता है, तो सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है बेरियम से, तो ये क्या करेगा भाई साहब, बेरियम की यहाँ से करेगा छुट्टी। अब बेरियम कहाँ जाए, कौन से कुआं में पड़े जाके ये बेरियम, तो बोला कि भाई तू आ जा भाई दादा यहाँ पे, मैं इसके साथ बैठ लेता हूँ। तो यहाँ पे यही हुआ, जो बेरियम है वो आ गया सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट हो गया, और जो सोडियम था वो आ गया क्लोराइड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। बात आ गई समझ में। ठीक है, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई, मतलब एक तो था ए और एक इसी के साथ था बी, है ना, और एक यहाँ था सी और एक यहाँ था डी। जब इनमें विस्थापन अभिक्रिया हुई तो इनमें से ए चला गया सी के जगह पे और सी आ गया बी की जगह पे, मतलब अब आगे क्या हो जाएगा, अपने आगे हो जाएगा ए डी। ठीक है ना, ए और डी पास में हो जाएंगे, और
ये जो बी था एक ये जो सी था किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया, किसके साथ आ गया, सॉरी बी के साथ आ गया ना। जो बी है, जो सी है, वो किसके साथ जुड़ गया, बी के साथ जुड़ गया। तो ये हो गया इस प्रकार से। दो बार विस्थापन हुआ इस बार। कितने बार विस्थापन हुआ, 2 बार। इसीलिए हम ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे अपने पास है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन उपचयन। अरे क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया। खैर मैं जब इसको पीपीटी से पढ़ाऊंगा, वैसे लगभग मैंने 10 बार इसको पीपीटी से पढ़ा दी है, अपने चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी और मैं आप लोगों को समझा दूंगा, नो इशू नो प्रॉब्लम, है कि नहीं, आराम से समझाएंगे हम तो इसे। चलिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है। अब जरा देखिए, उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। अपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। देख लेते हैं, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं। हाँ, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। यहां से देखिए, कार्बन चूर्ण की सहमति, यहां देखिए, यहां पे कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई है, तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया है उपचयन। क्या हो गया, उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ा है। मान इस गर्म पदार्थ में कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की परत हो जाती है, क्योंकि इस परिस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। यहां पे देखिए, ऊपर वाली जो अभिक्रिया अपचयन उपचयन की अभिक्रिया थी, अब अपचयन की अभिक्रिया है। यहाँ पे देखो, इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ेगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो ये सॉरी अपचयन, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है। आगे आ गया है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या उसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो जाएं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जो अभी अभी ऊपर अपने पास हुई थी, उसमें उपचयन और अपचयन दोनों हुआ था एक साथ में, इसीलिए उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का ये भी है, जिंक ऑक्साइड और ये कार्बन है, तो जिंक से तो हटा, तो यहाँ तो हो गया उपचयन, और ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गए, यहाँ हो गया अपचयन, है ना। कॉपर के साथ कार्बन के साथ जाके जुड़ गया, तो यहाँ हो गया अपचयन। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से जाके तो किसके साथ जुड़ गया, क्लोराइड के साथ, है ना, और ये मैग्नीशियम इधर जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। ये किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ से क्लोरीन हट गया, क्लोरीन हट के मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया। किसके साथ जुड़ गया, मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया। तो अपचयन उपचयन दोनों ही अभिक्रिया यहाँ बार बार हो रही है, ठीक है। ओके, और कितना है इसमें, ठीक है, और ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा और है जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर है तो हम अलग से इन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। इस चैप्टर को पूरा ही ख़त्म कर देता हूँ, है ना। आपने पास है कि दैनिक जीवन में क्या आप, अरे ये क्या हो गया, ये तो मैट्री हो गया, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, और हमने तो कुछ किया नहीं इसका, क्यों चल रहा है ऑटोमेटिक।
हम्म, क्या हो रहा है भैया? रीसेट 100% हो गया। ऑटोमेटिक ही चल रहा है ये तो। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ कम करने की, ये तो भाई साहब ऑटोमेटिक ही चल रहा है। अपनी बज्जी पता नहीं क्या, कहाँ से कैसे क्यों चल रहा है। रीसेट भी कर दे रहे हैं, 100% ही कर रहे हैं, 25% ही ठीक है। पता नहीं क्यों कैसे ऑटोमेटिक चल जा रहा है यार ये। कहीं से कुछ तो किया नहीं हमने तो। यही तो दिक्कत है, समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही है। कुछ किया नहीं। ऑटोमेटिक ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना। खैर मैं इसमें लगाता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ये तो ऑटोमेटिक ही हो गया ऐसी प्रॉब्लम तो। अटक भी गया ये भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। लीव कर दें, ठीक है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया भाई, ये छोटी सी स्क्रीन हो गई इसकी चलते चलते ही। कुछ तो पता नहीं गड़बड़ है इसमें यार आज। अब ये हट भी नहीं रहा यहाँ से। डेस्कटॉप। इतना बड़ा कैसे हो गया ये? चलिए कोई नहीं, अपने को थोड़ा सा समझाना था इसके अंदर है ना। और ये तो हट ही नहीं पा रहा भाई, साइंस वाला बुक खुल गया। पूरा बड़ा भी नहीं हो रहा। रिस्टोर करें तो मिनिमाइज कर दे रहे हैं तो ये वाला भी पता नहीं ये भी कैसे खुल गया। कुछ गड़बड़ हो गया भाई इसमें ना। कुछ तो दिक्कत हो गया है। ये तो ऑटोमेटिक देखो, इसमें सारे आइकन्स है ना इतने बड़े बड़े हो गए। ठीक है, इतने बड़े अपने पास आइकन नहीं थे वैसे। मैं देखता हूँ फिर भी, कोशिश करता हूँ इसमें तो लार्ज की जगह स्मॉल कर दें आइकन्स को, तो नहीं हो रहे ना स्मॉल। चलो कोई नहीं। अब इसका एक ही है कि इसको क्या किया जाए, स्कीप किया जाए इसको ना। स्कीप करेंगे, और स्कीप करने के लिए थोड़ा सा मुझे यही लगाना पड़ेगा, कीबोर्ड इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा अपने को। और कुछ नहीं हो सकता इसका ना, कीबोर्ड हटाना है भाई इसका। ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही है। डिवाइस सेटिंग तो छोड़ो, पहले स्केप हो जाएगा ना। कंट्रोल स्केप दबा दे रहे हैं।
ठीक है, तो विंडो दबा लेता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ विंडो के। विंडो पे तो ये आ रहा है पूरा, ये फुल स्क्रीन पे आ रहा था, ये भी फुल स्क्रीन भी गायब हो गई है। कोई नहीं भाई, क्या कर सकते हैं इसमें, है ना, देखेंगे। अभी तो मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, विंडो से कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा भाई। एक बार मैं यहाँ से ऑफ ऑफ का तो आएगा ना अपने पास, ऑफ का भी नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है ना। अगर हम इसे ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। मोबाइल डिवाइस, सिस्टम है, डिस्प्ले, नेटवर्क। चले, अपडेट एंड सिक्योरिटी है तो अपडेट कर लेंगे इसको। अपडेट तो किया ही था, अपडेट तो हो रखा है। ये होता सम सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। चलो इसको एक बार अपडेट चेक कर लेते हैं ना, कुछ होता है तो अभी कर देंगे इसको। अपनी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, विंडो प्लस अल्ट प्लस कुछ 4 था, ये अल्ट प्लस 5। हाँ, शट डाउन हो गया ना, इसको शट डाउन कर देते हैं एक बार, ठीक है। शट डाउन कर देते हैं, फिर वापस से ऑन करके वापस से इसको चलाएंगे। थोड़ा सा इशू हो गया है, समटाइम्स ऐसे प्रॉब्लम्स इसमें 2 बार आज क्रिएट हो गई। वैसे इससे पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई इसमें, आज क्यों हो रही है आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। बट वी विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम विद इन अ फ्यू मिनट, ओके। अभी इसको रिजॉल्व कर लेंगे, अभी तो मैं इसको शट डाउन कर ही देता हूँ। थोड़ा जो पार्ट बचा ना उसको भी अभी कंप्लीट करवा देते हैं। गर्म भी नहीं हो रहा, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये डस्ट काफ़ी आ रही है इस पे। ठीक है, अभी 2 मिनट में हम इसे ऑन कर ले रहे हैं, वापस से ऑन कर रहे हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई इसके लिए तो क्या करें, हो जाते हैं, टेक्निकल इशू हो ही जाता है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप लोग नहीं जानोगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैं नहीं जानूँ तो आपको पता है दिक्कत हो ही जाती है। और जब मैं अपने तो यहाँ कोई असिस्टेंट भी नहीं है, आई विल हैंडल ऑल थिंग्स अबाउट दैट सिस्टम। मैं इसकी सारी सिस्टम्स को क्या कर लेता हूँ, खुद हैंडल कर लेता हूँ, ओके। चलिए वापस से मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ सीधा, और यहाँ अपना ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। चैप्टर ये रहा ना, और यही है अपना, ज़्यादा दूर नहीं है। अरे तू तो रुक जा मेरे भाई, मेरे बच्चों को पढ़ाने दे। इसे किसी नेक्स्ट टाइम किसी और के अंदर क्या करना पड़ेगा। देखो वहीं से आया ना, वहीं से रीस्टोर हो चुका। हाँ भाई, रीस्टोर पेज हो गया, पता है, वहीं से आया जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। ये जो अपने पास दिख रहा ना, इसको अपने को क्या करना है, दूसरे वाले में पढ़ाना है। कोई ऐसा लेना है जिसके अंदर हम पीपीटी को पढ़ा सके, पीपीटी नहीं, पीडीएफ को ओपन कर सके। तो इसको हटा के नेक्स्ट टाइम दूसरा कुछ लाएंगे जहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, ओपन किया करेंगे पीडीएफ्स को। चले कोई बात नहीं, कि हम पढ़ते हैं इनको कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभावों को देखा। उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण के प्रभाव को आपने देखा है, तो उनको आपको बताना। तो पहला है आपका संचारण। क्या है आपका संचारण। संचारण का मतलब होता है काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ है, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, और ये अपना
लोहा हो गया ये, और या फिर हाँ ये जो है ये संसारित होते हैं। संसारित का मतलब है कि इन पे जंग लगती है, रस्ट लगती है और ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और एक टाइम आता है जब ये बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कोई बोलते हैं हम संसारण होना। क्या बोलते हैं? संसारण होना। माने क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है? तो ये संसारण को हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये संसारण है क्या। ठीक है, संसारण को थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। काफी बड़ा हो गया यार ये तो। ठीक है, थोड़ा सा आके बड़ा करना था अपने को। देख लेते हैं इसको संसारण को, कि आपने अवश्य ही देखा होगा लोहे की जो बनी वस्तुएं हैं नई जो बनती है वो काफी चमकीली होती हैं। काफी क्या होती है? चमकीली होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की क्या हो जाती है? परत चढ़ जाती है। लालिमा युक्त भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है। यह प्राय लोहे पर जंग लगना कहते हैं इसे क्या कहते हैं? प्राय लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली काली परत, कौन सी काली जो परत है, परत पर ध्यान दिया? चढ़ने वाली परत पर ध्यान दिया? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता बोले तो नमी के संपर्क में आता है तो ये संसारित होते हैं। क्या होते हैं? संसारित होते हैं, कमजोर होते हैं, करोजन लगता है, इनके जंग लगता है। और इसी अभिक्रिया को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संसारण। क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संसारण के ही उदाहरण है। किसके उदाहरण है भाई? संसारण के ही उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संसारण के ही उदाहरण है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे अपने पास आ गई इन सब पे क्या लगता है? संसारण। संसारण से बचाने के लिए आपको पता है सरकार जो कंपनियां हैं वो काफ़ी सारे करोड़ों रुपए खर्च करती है इससे बचाने के लिए। जैसे बड़ा बड़ा जहाज हो गया, अगर लोहे पर जंग नहीं लगे ना भाई साहब, अपना जो मकान है ना कभी खराब नहीं हो। क्योंकि मकान जो है उसमें क्या दिक्कत होती है? मकान की जो छत है, छत का मतलब समझते हो, जो आरसीसी है वो कमजोर पड़ जाती है, उसका लोहा कमजोर पड़ जाता है। अगर लोहा कमजोर नहीं पड़े, जैसा का जैसा रहे, तो जिंदगी में एक बार मकान बनाए कभी नहीं चले। जैसे पहले राजा महाराजा किला बनाया करते थे ना, वहां कोई लोहे का यूज नहीं करते थे, किसी धातु का यूज करते ही नहीं थे वो, और इस टाइप का किला बनाते थे। आज 2-2 हजार साल हमारे राजस्थान में टिके हुए हैं। ठीक है, 2000 तो नहीं, लेकिन काफी सारे किले हैं जो कोई 800 साल, कोई 1000 साल ऐसे पुराने किले अभी भी हमारे यहाँ पे टिके हुए हैं। ठीक है, काफी सारा है पैसा खर्च हो जाता है इनको बचाने के लिए। आगे आ गए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है भाई? सर्दियों चाहे अपने अभी गर्मियाँ आ चुकी है और गर्मियों के अंदर शादी पार्टियाँ काफ़ी सारी होंगी। रात को खाना बनाए, सुबह तक ख़त्म, मामला ख़त्म नहीं, खराब हो जाता है। एक अलग प्रकार की उसमें स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, उसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन युक्त या फिर हम फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा करके रख देते हैं, जिससे कि वो काफ़ी लंबे समय तक बचा रहे। मतलब वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध जैसी हो जाती है। जो स्वाद है वो भी बिगड़ जाता है और उसकी गंध भी बिगड़ जाती है, बेकार सी हो जाती है। उपचयित होने पर तेल वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा इसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, दोनों ही क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। प्राय यह तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की जो गति है वो धीमी की जाती है। मतलब आपको पता है जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें तेल ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। दूसरी बात, उस तेल को गर्म किया जाता है अच्छे से, जिससे कि उसकी नमी को उड़ा दिया जाए। जब उसमें नमी रहेगी नहीं तो भाई साहब वो अच्छे से चल पाएगा। मतलब
पूरे साल भर 2 साल तक हम क्या खा लेते हैं, अपना जो अचार होता है उसको 2-3 साल तक आसानी से खा लेते हैं, खराब नहीं होता। लेकिन वो तब तक ही खा पाते हैं जब उसके ऊपर तेल तैरता रहेगा। अगर उसमें तेल तैरता नहीं रहेगा तो आपको पता है खराब हो जाएगा ना, फंगस लग जाएंगे। तो या तो वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं या फिर उन पे तेल ऐसे या फिर प्रतिऑक्सीकारक जैसे सिरका जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? सिरका जैसे पदार्थ उनके अंदर मिलाए जाते हैं। आगे चलिएगा, आगे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं और अपना पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। क्वेश्चन आंसर इसको हम अलग ही जो आपका पार्ट है उसके अंदर मैं बताऊंगा, एक बार क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाऊंगा, वहाँ सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से करवाए जाएंगे। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने इन दोनों पार्ट्स को, क्योंकि मैंने दो भागों में इसको किया है, वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। दोनों के दोनों पार्ट्स को आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो आप लोग हमसे ज़रूर से जुड़ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।